नमस्ते दोस्तों। तो आज आपका फिर से स्वागत करता हूं ये वीर पथ का एप्लीकेशन और आपके यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम लोग करने वाले हैं बिहार जीविका परीक्षा 2025 के लिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर 14 जो कि आपका फुल पेपर रहने वाला है। आपके बिहार जीविका सिलेबस के अकॉर्डिंग टोटल 70 नंबर के क्वेश्चन इसमें हैं और सारा सेक्शन मैंने डाला है इसमें। जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा हूबहू आपके उसी लेवल में है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है आज की क्लास को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि 70 क्वेश्चन में से आपने कितना क्वेश्चन राइट किया है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आज का है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक जो कहा जाता है ये कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है। इसके बारे में और जान लीजिए, ये हर साल बारिश के महीने में इसमें बाढ़ आ जाता है और हर बार ये अपना रास्ता बदल लेता है, इसीलिए बिहार में बहुत ज़्यादा फसल का नुकसान यहाँ पर होता है, ठीक है। और ये नदी जो है ना ये कहाँ से निकलता है, तो ये नदी आपका नेपाल के हिमालय क्षेत्र से निकलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर नालंदा का विश्वविद्यालय का जो नष्ट किया था ये किया था बख्तियार खिलजी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर है। अगले क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। देखिए आप एग्जाम में ये अनुच्छेद वाले यानी कि भारतीय संविधान से क्वेश्चन 100% आप एग्जाम में आएंगे। तो इससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन है ना सभी क्वेश्चन को आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर बोलिएगा तो मैं इस पर एक लेसन बना दूंगा ताकि आपको एक साथ मिल जाएगा, ठीक है। बस आप लोगों को कमेंट करना है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। अनुच्छेद 21 में ये दिया गया है। आगे दिया गया है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। देखिए सिख वाले जो गुरु हैं ना ये आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो सिखों के जो 10वें गुरु थे ये आपके जो थे गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है। और इसमें ये भी याद कर लीजिए यहाँ पर कि ये अंतिम गुरु थे, सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं तो इस बार भी उम्मीद कर लीजिए कि इसमें कई सारे तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ऐसा बोल सकता है आपको कि इसका जो अध्यक्ष था कौन है, पहला कब हुआ, दूसरा कब हुआ, ये सारे क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में बता दिया है। तो वहाँ से जाकर ज़रूर कीजिएगा। साथ साथ में आप बिहार जीविका के लिए टेस्ट लगाना चाहते हैं ना तो बिहार जीविका के लिए वीर पथ के एप्लीकेशन पर टेस्ट है जो कि सबसे बेस्ट आपके लिए टेस्ट है यहाँ पर। तो अभी जाकर ज्वाइन करिए उस टेस्ट से। आपके एग्ज़ाम के लिए जो है जितना ज़्यादा पॉइंट है सारा चीज़ में कवर किया गया है आपके एग्ज़ाम के लेवल में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर हो जाएगा 1885 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और ये कब इसका स्थापना हुआ था, ये आपका जो स्थापना हुआ था ये हुआ था आपका 18 दिसंबर, माफ़ कीजिएगा 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और ये किसके द्वारा हुआ था तो ये भी याद कर लीजिए, ये हुआ था आपको A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। देखिए पानीपत का में 3 युद्ध हुआ था, ठीक है। और तीनों युद्ध में से आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है कि पहला युद्ध कब हुआ था, दूसरा कब हुआ था, तीसरा कब हुआ था, या ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि पहला युद्ध जो हुआ था वो किसके बीच लड़ा गया था और इसमें किसका विजय हुआ था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इसमें जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 1526 आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब तो एक तो है यहाँ पर 1526 और ये किसके बीच लड़ा गया था, तो ये जो लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी, मैं यहाँ लिख देता हूँ इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ठीक है। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और इसमें बाबर का विजय हुआ था। ये भी पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा पानीपत का पहला युद्ध में। अब दूसरा युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था 1556 में हुआ था। तो पहला युद्ध आपका इसमें हुआ है, दूसरा आपका हुआ है 1556 में हुआ था और तीसरा जो हुआ है ये 1761 में हुआ है, ठीक है ना। तीसरा यानी कि तीसरा आपका ये है, दूसरा ये है। तो याद कर लीजिएगा पहला युद्ध 1526 में,
1556 में दूसरा और 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आपको हमारा क्लास अच्छा लग रहा है ना, तो हमारा टेस्ट भी जो है ना बिहार जीविका के लिए, ये भी आपको अच्छा ज़रूर लगेगा। इसीलिए आप वीरपद का एप्लीकेशन जाकर डाउनलोड करिए और वहाँ से टेस्ट ज्वाइन करिए। कोई भी आपको टेस्ट ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम होता है ना, तो आप मुझे 9102195290 पर मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोई पेमेंट का इशू हो या ज्वाइन करने में टेस्ट कैसे लगाने हैं, आप मुझे इसके लिए इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। देखिए, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर जो है ये है प्रशांत महासागर है। ये सबसे बड़ा भी है और सबसे गहरा भी है। सबसे गहरा भी जो है प्रशांत महासागर ही है। अगला क्वेश्चन में है कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत किस वर्ष की थी। ठीक है, तो दांडी मार्च का शुरुआत जो किया गया था ये 1930 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि हवा महल किस शहर में स्थित है। हवा महल जो है ये आपका जयपुर में है। ठीक है, और जयपुर को ही क्या कहा जाता है, पिंक सिटी कहा जाता है। आपको पता होगा, आप एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि पिंक सिटी कौन सा है, किसको कहा जाता है, तो जयपुर को ही कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये यहाँ पर आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो है ना ये आपका है नागार्जुन श्रीशैलम में है। ठीक है ना, तो सबसे बड़ा जो है नागार्जुन श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य है। और ये कहाँ पर है, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश में है। सभी आप लोग आंसर नोट करते रहिएगा ताकि आपको लास्ट में बताना है, या अभी आप मेरे साथ लगाते रहिए और आंसर कमेंट करते रहिए। बस लास्ट में टोटल बता दीजिएगा कितना क्वेश्चन आपका सही है। अगले क्वेश्चन में है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। देखिए, भारत का जो पहला उपग्रह था ये हुआ था आपका आर्यभट्ट था। ठीक है ना, और ये आर्यभट्ट था और ये कब लॉन्च किया गया था, तो 1975 में आपको इसको लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला है कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनाया था। सांची का स्तूप जो है ना ये अशोक ने बनाया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है यह आपका बिहार है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में है कि गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो गौतम बुद्ध का जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था ये हुआ था आपका बोधगया में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर है। और लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। ठीक है ना, और कुशीनगर में उनको क्या हुआ था, तो महापरिणाम की प्राप्ति हुई थी, यानी मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। और सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था। देखिए, सारा पॉइंट इसमें जो है ना, सारा जो है आपका बेस पॉइंट है जो मैंने बताया है उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। बोधगया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हुआ था, और सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशांक किस देश से लिया गया है, कौन से संविधान से लिया गया है, कौन से देश से लिया गया है। तो ये जो है आपका आंसर यहाँ पर आयरलैंड है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगले में है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना जो हाई कोर्ट है यानी कि उच्च न्यायालय जो है ना ये आपका कोलकाता उच्च न्यायालय है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। और ये इसका जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था, ये भी आप एग्जाम में आ जाएंगे। तो ये हुआ था 1862 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 1862 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन में है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में जो आया था ये आया था फाहियान आया था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ये कौन से देश से आया था, तो चीन से आया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से आपका कौन सा होता है, तो ये होता है आपका स्कर्वी होता है। ठीक है ना, बेरी क्या होता है, विटामिन बी की कमी से, रतौंधी विटामिन ए की कमी से। ठीक है,
आगे है कि भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र यानी सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी है, मध्य प्रदेश आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले में है कि RED को यहाँ ने आपको रीजनिंग का आपका यहाँ पर क्वेश्चन है। देखिए रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन जो है आपके एक ही में रहेंगे बिहार जीविका एग्ज़ाम में, ठीक है। बिहार जीविका एग्ज़ाम का जो आपका जो स्कोरिंग आपका सब्जेक्ट रहेगा, आपका सबसे स्कोर जिसमें कर सकते हैं बिहार जीविका एग्ज़ाम में, तो बिहार जीविका के लिए रीजनिंग और मैथ को कीजिए और कंप्यूटर के लीजिए, ठीक है ना। कंप्यूटर और सब्जेक्ट नॉलेज, देखिए जीके में हो सकता है आपका कम मार्क आ जाए, लेकिन आपका रीजनिंग में फुल मार्क आना चाहिए, ठीक है। मैथ में आपका फुल मार्क आना चाहिए, कंप्यूटर में आपको फुल मार्क आना चाहिए और सब्जेक्ट नॉलेज जो है ना आपका उसमें फुल मार्क आना चाहिए, यानी कि इसी में जो आपका जो है मार्क्स जो है ना बढ़ जाएंगे। तो सभी क्लास को मैंने एक एक मैंने कवर किया है और भी जितने क्लास है सारे क्लास में करवाऊंगा आपको, बस आपको मेरे चैनल पर बने रहना है। और अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आपको सारा चीज़ इसी चैनल पर बताऊंगा। साथ साथ में आप तैयारी फास्ट करने के लिए वीरपथ का एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। कभी कभी मैं बीच में बोल देता हूँ ताकि आपको रिमाइंड में रहे, ताकि वहाँ जा क्लास आपको ज्वाइन करना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनाना है। देखिए यदि RED को 2054 के रूप में लिखा जाता है तो BLUE को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर जो आपका RED है यहाँ पर, तो BLUE को कैसे लिखा जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, ठीक है ना। यहाँ पर 20 नहीं आना चाहिए, यहाँ पर 18 आना चाहिए, ठीक है ना। 18 तो 1854 है। देखिए टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ऐसा हो गया है आपका। देखिए इसमें ऐसा दिया गया है सीरीज़ आपका कि R को 18 लिखा जाता है। देखिए ABCD में आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि A का जो ऑर्डर नंबर होता है 1 होता है, B को 2 होता है, C का 3 होता है, उसी तरह से Z का कितना होता है 26 होता है। ऐसा आपको याद करना पड़ेगा। उसी तरह से देख सकते हैं कि R का जो ऑर्डर नंबर होता है 18 होता है, E का कितना होता है 5 होता है और D का कितना होता है 4 होता है, ठीक है ना। उसी तरह से B का कितना होता है, B का होता है 2 और L का कितना होता है 12 होता है, U का कितना होता है, U का आपका 21 होता है, E का कितना होता है 5 होता है। यानी कह सकते हैं कि 2 12 21 5 किस में है 2 12 21। ऑप्शन भी इसमें गलती हो गया होगा इसमें, ठीक है ना। तो ऑप्शन छोड़ दीजिए, जो मैंने समझाया है ना उस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। इसमें ऑर्डर नंबर दिया था, ये टाइपिंग मिस्टेक था, ये मैंने देख लिया था, लेकिन मैं किसी कारण से उसको मैं मिस्टेक से हटा नहीं पाया। बस मैं समझा दिया हूँ ना, उस चीज़ को समझ लीजिएगा। बाद में रीजनिंग का क्लास मैंने ला दिया है आपके चैनल पर, तो यहाँ जाइए और वीरपथ को सर्च करिएगा और उसमें जाकर रीजनिंग का क्लास ज़रूर देखिएगा आप लोग, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में है कि आपका श्रृंखला को पूरी करें। यहाँ पर है 1 4 9 16 25 यहाँ पर है। देखिए 1 जो है ना आपका 1 का स्क्वायर है, 4 जो आपका है ये 2 का स्क्वायर है, 9 जो है आपका 3 का स्क्वायर है, उसी तरह से ये 4 का स्क्वायर है ये, ठीक है ना। और ये क्या है 5 का स्क्वायर है 25, ठीक है ना। 5 का स्क्वायर है, यानी कि आगे क्या होगा तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको भी आपने सॉल्व किया होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर एक कक्षा में 30 छात्र हैं, यदि राम का स्थान ऊपर से 10वां है तो नीचे से उसका स्थान कितना होगा। देखिए यहाँ पर 30 छात्र टोटल हैं यहाँ पर, तो 30 छात्र में से अगर बोल रहा है ऊपर से दिया गया है तो नीचे से कितना हो जाएगा। पहले क्या कर लीजिएगा 30 में से 10 को कम कर दीजिए आप, कितना आ जाएगा 20, उसमें 1 जोड़ दीजिए, यानी 21वां हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। ये आपको इस तरीके से बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5। अगर मैं कहता हूँ ये शुरू से कितना है, दूसरा है ना, ये शुरू से कितना है दूसरा आपका है ये, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। तो इधर से कितना होगा 1 2 3 4, ये चौथा हो जाएगा। ये आपका दाएं से कितना हो जाएगा चौथा हो जाएगा। इधर से कितना है दूसरा है, तो कह सकते हैं यहाँ पर इधर से दूसरा इधर से चौथा कितना हो जाएगा 6। इसमें 6 नंबर होना चाहिए ना, 6 तो है नहीं, 1 2 3 4 5 ही यहाँ पर दिया गया है। उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको हम 1 नंबर बढ़ा देते हैं, ठीक है, जितना नंबर रहता है। जैसे 30 से दिया गया है ना, इसको क्या मान लेंगे हम लोग 31 मान लेंगे, ठीक, क्या मान लेंगे 31 मान लेंगे। 31 में से 10 को कम कर देंगे, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 21। ऐसे भी कर सकते हैं आप इसको आप, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा एक बार इरेज करके मैं साफ साफ बना देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ कटपिट हो गया है। बाद बाकी अगर नहीं समझे हैं तो इस क्वेश्चन को आप लोग दोबारा रिपीट करके देखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे है कि 4,000 रुपये का 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का ब्याज कितना होगा। देखिए इसके लिए फॉर्मूला आपको पता ही है, आपको P × में 1 + R/100
पावर में n यानी कि पावर में t कर सकते हैं, कितना टाइम है, माइनस p करेंगे ना तो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। इस पर तो निकाल सकते हैं ये फार्मूले पर, लेकिन इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ता है। मैं आपको एक अलग से तरीका बताता हूँ। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में डिफरेंस क्या होता है। देखिए दोनों ब्याज में डिफरेंस ये होता है, दोनों ब्याज में अंतर ये होता है कि इसमें क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है, लेकिन साधारण ब्याज में क्या होता है, वो ब्याज फिक्स है। जैसे अगर ब्याज आपको 200 लग रहा है ना पर मंथ के हिसाब से, तो हर महीने में 200 ही लगेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, आपका पहला मंथ का ब्याज तो 200 आपका रहेगा ही, ठीक है ना, और अगले मंथ में 200 पर भी ब्याज लग जाएगा। यही क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ठीक है। तो इसके निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं मान लूँगा कि 4000 पर 5% की दर से एक महीने का ब्याज कितना होगा, एक साल का ब्याज कितना होगा। देखिए यहाँ पर 0 0 कट जाएगा, 4 5 200। देखिए एक साल का ब्याज 200 हो गया ना, पहला मैं मान लूँगा 200, तो दूसरे ईयर का भी ब्याज कितना रहेगा, 200 रहेगा। लेकिन मैंने क्या बताया था, अब ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो पहले वर्ष का ब्याज 200 हो गया ना, अब 200 पर ब्याज तो ऐड करना पड़ेगा, किस दर से, 5% की दर से। 5 गुना कर दूंगा यहाँ पर, 5 गुना में 10, यानी अब ब्याज पर भी ब्याज लग गया है, यानी 200 तो लगेगा ही, प्लस में ब्याज पर भी ब्याज लग गया 10 रुपये का, यानी टोटल कितना हो गया आपका 200 200 400 और 10 कितना हो जाएगा, 410 हो जाएगा। आपका आंसर निकल गया बस। देखिए जिस तरीके से मैंने समझाया है ना, ये तरीका बहुत ही आसान है, बस इसको आप लोग समझिएगा। अगर नहीं समझे हैं तो, समझ गए हैं तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है और इतना गुना भाग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर ये तरीका समझ गए हैं तो। आप एग्ज़ाम में ना 2 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक का पूछ सकता है चक्रवृद्धि ब्याज में, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा आपको, ठीक है ना। चलिए आगे देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि अंगूर का संबंध शराब से है, तो उसी प्रकार दूध का संबंध किससे है। देखिए अंगूर जिस तरह से शराब से, तो उसी तरह से दूध किससे संबंध होगा। देखिए अंगूर से क्या बनता है, शराब बनता है, तो दूध से क्या बनता है, मक्खन भी बनता है, दही भी बनता है, पनीर भी बनता है। यानी कह सकते हैं कि तीनों क्या है, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको भी आपने ज़रूर करा होगा। आगे क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 1200 रुपया में बेचने पर 20% का हानि होता है, तो उसका क्रय मूल्य कितना है। देखिए क्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। क्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है, आप लोग इसको जो है ना क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का सारे फार्मूले याद कर लीजिएगा, 4-5 फार्मूला है बस, ठीक है ना। अगर पता है तो बहुत अच्छा चीज़ है। देखिए ये क्रय मूल्य का फार्मूला कब निकालेंगे, जब आपको यहाँ विक्रय मूल्य दिया गया ना, ये आपका विक्रय मूल्य और हानि दिया गया है, तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य गुना में 100 बटा में क्या करेंगे 100 माइनस में हानि प्रतिशत, ये आपको करना है। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया गया है 1200, क्योंकि बेच रहा है ना, तो मैं विक्रय मूल्य करूँगा 1200 गुना में 100 करूँगा, बटा में क्या करूँगा 100 माइनस में लॉस कितना हुआ है, हानि 20% का ना, तो 20 में कम कर दूँगा यहाँ पर। तो क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पर 1200 गुना में 100 बटा में 80 हो जाएगा। अब काट के निकालेंगे ना तो आपको 1500 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। बस आपको मैंने बता दिया है इसका फार्मूला, आप लोग सॉल्व जैसे करना है वैसे कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में है कि यदि एक आयत का परिमाप 20 मीटर है तो उसकी लंबाई 6 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए इसमें 2 फार्मूले काम आएंगे। एक आयत का परिमाप, देखिए आयत का परिमाप कितना है, ठीक है ना, कितना 20 मीटर दिया गया है ना, तो आयत का फार्मूला क्या होता है, आयत का परिमाप का फार्मूला 2 इंटू में लंबाई प्लस में चौड़ाई, ये फार्मूला होता है, बराबर में 20 दिया गया है ना। इसमें तो लंबाई दिया गया है ना 6 मीटर ना, तो क्या करूँगा पहले 2 से काट लिए, 2 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ये, और लंबाई दिया गया आपका 6 मीटर दिया गया है ना, तो 6 प्लस में चौड़ाई यहाँ पर हो जाएगा, बराबर में ये कितना हो जाएगा 10। 2 से मैंने काट दिया ना 10, तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, चौड़ाई बराबर कितना निकल गया, तो 10 माइनस में 4 करूँगा यानी कि 6 करूँगा, यानी कि 4 निकल के आ जाएगा। तो लंबाई आपका निकल गया 6 और चौड़ाई निकल गया 4। अब पूछ रहा है उसका क्षेत्रफल कितना है, तो यहाँ पर ही मैं फार्मूला लिख देता हूँ। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई फार्मूला होता है ना, तो लंबाई आपको दिया गया 6, चौड़ाई दिया गया 4, 6 चौका में 24 वर्ग मीटर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह से बनाएंगे आप क्वेश्चन को, ठीक है ना। देखिए मेंसुरेशन में जितना ज़्यादा फार्मूला है ना, सभी फार्मूले को आप लोग याद ज़रूर कर लीजिएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है। इसमें 4 जो है ना, 4 में से एक जो है इसका पैटर्न अलग है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, मैं डायरेक्टली इसका आंसर बता रहा हूँ आपको। 5, 7, 9, 11 में क्या है कि 5, 7, 11 क्या है, ये अभाज्य संख्या है।
अभाज्य संख्या मतलब कि ये एक और खुद के अलावा किसी से नहीं कटता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसमें दिया गया है और 9 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, तो 9 आपका अलग हो जाता है, क्योंकि देखिए 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, 300 एक्स्ट्रा कट गया ना, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभाज्य संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है कि जो संख्या एक और खुद के अलावा किसी से नहीं कटता है ना, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यही इसमें पैटर्न था आपका, ठीक है। अगले क्वेश्चन में है कि CAT को अगर 3 1 2 0 लिखते हैं तो DOG को कैसे लिखेंगे। यहाँ पर देखिए CAT यहाँ दिया गया है 3 12 20, 3 12 0 दिया गया है। इसमें समझ सकते हैं आप कि C का कोड कितना होता है, C का कोड कितना होता है, 3 होता है, दिया गया है। A का कितना होता है, A का 1 होता है, और T का कितना होता है, 20 होता है ना, 20 होता है। आप समझ गए होंगे कि मैंने कैसे बताया है, इसी क्लास में मैंने समझाया था आपको, ठीक है ना। उसी तरह से आप DOG को कैसे लिखेंगे, D का कोड कितना होता है, D का होता है 4, O का होता है 15 और G का होता है 7 होता है। यानी 4 15 7 किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है। आगे है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही है, तो वह 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए आपका स्पीड कितना दिया गया है, मैं स्पीड लिख देता हूँ यहाँ पर, गति मतलब गति है 72 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। आपका सेकंड में टाइम दिया गया है ना, तो आपको किलोमीटर पर आवर यानी किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, तो इसको पहले आपको मीटर पर सेकंड यानी कि मीटर प्रति सेकंड में आपको चेंज करना पड़ेगा आपको। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 72 में आप लोग 5/18 से गुना करते हैं, यानी किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हम लोग 5/18 से गुना करेंगे ना, तो आपका आंसर किस में निकल जाएगा, मीटर पर सेकंड में निकल जाएगा। देखिए काट के निकाल लीजिए, 18 चौका में 72, 5 चौका में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड हो गया मीटर पर सेकंड में, ठीक है। और आपको टाइम कितना दिया गया है, टाइम आपको दिया गया है आपका 5 सेकंड दिया गया है, ठीक है ना, 5 सेकंड दिया गया है। तो आपको क्या निकालना है, दूरी निकालना है ना, दूरी बोले या फिर डिस्टेंस बोले, दूरी बराबर कितना होता है, तो स्पीड के नाम में स्पीड इंटू में टाइम होता है ना, यानी स्पीड दिया गया है 20 और टाइम दिया गया है 5, यानी कि कितना हो जाएगा आपका, ये 5 और 20 दिया गया है ना, 100, यानी 100 मीटर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको भी आप लोग बनाए होंगे, नहीं तो इसको समझे होंगे। देखिए जहाँ पर नहीं समझते हैं ना, वहाँ पर ज़रूर आप लोग एक बार पीछे करके वीडियो को देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बात साथ साथ में आप वीरपद का एप्लीकेशन में देखेंगे ना, सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, जीके सब का डिटेल में अच्छा से बताया हूँ मैं, वहाँ पर जाइए, लगाइए। और अभी तक में टोटल 9 टेस्ट हो चुके हैं, ठीक है ना, तो 9 टेस्ट हो गए हैं, तो आप जान लीजिए कितना ज़्यादा आप आगे निकल गया है यहाँ पर। तो जाइए, कोई बात नहीं है, अभी भी आपके पास टाइम है, तो टाइम बिल्कुल वेस्ट न मत करिएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में है कि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, यदि वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है तो उसका मुंह किस दिशा में होगा। मैंने रीजनिंग के चैप्टर में मैंने बता दिया था आपको। देखिए यहाँ पर कि ऊपर की तरफ क्या होता है आपका, ऊपर की तरफ आपका उत्तर होता है, ठीक है ना, और उत्तर के दाईं तरफ में क्या होता है, पूरब होता है, ठीक है ना। आप समझ सकते हैं, उत्तर ये है दक्षिण ये हो जाएगा, पूरब ये तो पश्चिम ये हो जाएगा। देखिए अभी क्या है, इस तरफ मुंह करके खड़ा है, इस तरफ करके मुंह खड़ा है ना इसका, यानी ऊपर अब क्या बोल रहा है, दक्षिणावर्त घूमता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री दक्षिण यानी इस तरफ घूमेगा। दक्षिणावर्त कहेगा ना, यानी क्लॉक वाइज, यानी क्लॉक कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है ना, ऐसे घूमता है ना। तो अब इस तरफ से घूमकर इस तरफ आ गया, या अब बोल रहा है उसका मुंह किस तरफ है, अब इस तरफ उसका मुंह किस तरफ है, तो आपका इस तरफ मुंह हो जाएगा इसका, यानी कह सकते हैं कि उसका मुंह उत्तर की तरफ है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है। देखिए किसी को आपको समझ में नहीं आएगा, किसको नहीं आएगा, जिसको आपको डायरेक्शन का टेस्ट पता नहीं होगा आपको कि उत्तर क्या कौन सा होता है, पूरब कौन सा होता है, ठीक है ना। बस इस चीज़ को समझिएगा, ये कंसेप्ट आपका है। अगर बोलिएगा तो मैं इसको डायरेक्शन टेस्ट के लिए मैं एक चैप्टर ही मैं ला दूंगा आपके लिए, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पर कि एक दुकानदार ने 50 पेन 200 में ख़रीदा, यानी कह सकते हैं इसका क्रय मूल्य कितना उसका हो गया, 200 हो गया। अब बोल रहा है कि उन्हें 5 रुपये प्रति पेन की दर से बेच दिया। देखिए कितना पेन खरीदा, 50 पेन खरीदा ना, यानी कह सकते हैं इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यानी कि 5 रुपये बेचा है और कितना पेन बेचा है, तो 50 पेन बेचा है, यानी कह सकते हैं कि 250 रुपये इसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य इसका हो गया, ठीक है ना। तो लाभ कितना हो जाएगा, लाभ होगा कि हानि होगा, आप जानते हैं कि लाभ होगा क्योंकि विक्रय मूल्य ज़्यादा है। तो लाभ बराबर निकाल लेंगे हम लोग, विक्रय मूल्य घटे में क्रय मूल्य, फॉर्मूला आता है ना,
विक्रय मूल्य घटे में क्रय मूल्य फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है ना। तो विक्रय मूल्य दिया गया 250 और आपका क्रय मूल्य दिया गया है 200, यानी कि 50 रुपये क्या बन गया इसका, लाभ बन गया ना। आप पूछ रहा है इसका प्रतिशत कितना होगा, तो फॉर्मूला ये भी याद कर लीजिए आप लोग। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटा में क्रय मूल्य, ठीक है ना, गुना में 100 होता है। तो लाभ दिया गया है 50 और क्रय मूल्य कितना दिया गया है, 200 दिया गया है। 200 कर दीजिए और गुना में 100 कर दीजिए, फार्मूला वाला 100 कर दीजिए यहाँ पर, ये फार्मूला में दिया गया है ना ये आपका, यानी कितना हो जाएगा 100 200 50 का, यानी कि 25% क्या हो जाएगा, काट के आपका आंसर निकल जाएगा। ये ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन को भी लगा लेते हैं हम लोग। यहाँ क्वेश्चन है कि यदि आज शुक्रवार है तो 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखिए आज शुक्रवार है ना, और हमेशा याद रख लीजिएगा आप लोग, हर 7 दिन के बाद क्या होता है, आपका दिन वही आ जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अब देखिए हर 7 दिन मैंने बताया ना, तो क्या कर लीजिएगा 50 को पहले क्या कर लीजिए 7 से भाग लगा लीजिए, ठीक है ना। 50 भाग लगा सकते कितना हो जाएगा 49, घटा कितना आ गया 1 आ गया ना। घटा कर जब 1 आ गया ना तो क्या करेंगे आप लोग, शुक्रवार है तो उसमें से 1 जोड़ देंगे, शुक्रवार के क्या बाद क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यही बात आपका मान लीजिए बोलेगा कि 70 नहीं, मैं बोलूँगा यहाँ पर कि 56 दिन के बाद कौन सा आएगा, 56 दिन के बाद कौन सा आएगा। जैसे 50 दिन था ना, अगर 56 दिन रहता तो हम लोग क्या करते हैं 7 से भाग लगाते हैं, 7 8 56, पूरा पूरा कट जाता है ना। ये जब पूरा पूरा कट जाएगा दिन वही रहेगा। मैं यहाँ कर लेता हूँ 55, ठीक है ना, या मैं करूँगा 54 ही कर लूँगा, ठीक है ना। तो 54 कर लूँगा ना, 7 से भाग लगाऊँगा ना, 7 से 49 हो जाएगा, 49 में घटा 54 में से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी शुक्रवार के से 5 दिन आगे कर दीजिए, वही आपका आंसर निकल जाएगा। बस आपको जितना शेष आएगा ना 7 से भाग लगाकर उतना दिन आपको आगे करना है। अगर पूरा पूरा कट जाएगा ना तो शुक्रवार ही रखिएगा, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को आप समझे होंगे, बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये आपका, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में है कि कौन सा शब्द समूह से संबंधित नहीं है। अब देख सकते हैं कि सोना, चांदी, तांबा और लोहा, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, लोहा आ जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये आपका धातु है, ठीक है ना, लेकिन ये आपका लोहा क्या है, तो मिश्र धातु है, बहुत सारी चीज़ में मिला हुआ रहता है, इसीलिए यहाँ पर लोहा अलग है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को भी लगा लेते हैं हम लोग। एक ट्रेन 50 मीटर प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन का गति 10 मीटर पर सेकंड है तो ट्रेन की लंबाई कितना होगा। देखिए जब एक प्लेटफॉर्म को पार करेगा ट्रेन ना, जब एक प्लेटफॉर्म को पार करेगा ना तो ट्रेन अपनी लंबाई प्लस में ट्रेन की लंबाई दोनों की दूरी तय करेगा, ठीक है ना। मैंने क्या बताया समझ लीजिएगा, यही इसका मेन पॉइंट है। जब एक प्लेटफॉर्म को पार करेगा ना तो कितना दूरी चलेगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस में ट्रेन की लंबाई, ठीक है ना, इतना याद रख लीजिएगा। तो दूरी कितना चला पहले देख लीजिए, पहले दूरी कितना चला, दूरी बराबर कितना होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना में समय होता है। तो चाल कितना दिया गया, चाल यानी गति कितना दिया गया 10 दिया गया ना, 10 दिया गया है। समय कितना दिया गया 10 सेकंड दिया गया ना, 10 यानी कि 100 मीटर चला। अब 100 मीटर चला ना, मैंने क्या बताया था, प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है ना, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस में ट्रेन की लंबाई दोनों इसमें ऐड है, उसमें से प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको दिया गया है। आपको यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया गया है ना, तो 100 में से क्या कर दीजिए 50 कम कर दीजिए, यानी कि 50 मीटर क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको समझे होंगे, नहीं तो आप समझिएगा मैंने क्या बताया है, बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है ये, ठीक है ना। मैथ से डर लग रहा है ना, तो आप मुझे सब कुछ कमेंट में कीजिएगा, ठीक है ना। मैं सबसे बारी बारी तो नहीं पूछ पाऊँगा, बस आपका कमेंट देखता हूँ, हर एक कमेंट देखता हूँ आपका, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर कंप्यूटर का सेक्शन भी जो है आपके इस बिहार जीविका एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो कंप्यूटर में एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, ठीक है ना। आप एप्लीकेशन पर जाइएगा ना, वीरपद के एप्लीकेशन पर, वहाँ पर आपको कंप्यूटर का एक ई बुक मिल जाएगा, यानी कि PDF मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। वहाँ आपको बाय करना पड़ेगा, 50 रुपये लगता है वहाँ पर, लेकिन वो जो है ना PDF वो आर्मी क्लर्क के लिए है, लेकिन बिहार जीविका के लिए बेस्ट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। तो जाइए वहाँ पर लिखा होगा कि आर्मी क्लर्क कंप्यूटर के नाम से, वहाँ से जाकर खरीद लीजिए और इसको आप ज़रूर स्टडी कीजिएगा। इस क्वेश्चन में क्या है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो कहा जाता है उसे CPU को कहा जाता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है, इसे ब्रेन कहा जाता है कंप्यूटर का। आगे है कि इंटरनेट से जुड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो इंटरनेट से जुड़ने के लिए मोडेम की ज़रूरत होती है हम लोगों को, ठीक है ना। आगे है कि MS वर्ड में
Ctrl+C का शॉर्टकट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो Ctrl+C, देखिए जो लोग कंप्यूटर चलाए होंगे ना, थोड़ा बहुत भी सभी को पता होगा कि Ctrl+C से हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ये बी में दिया गया है। और कंट्रोल प्लस में CTRL यानी कंट्रोल कहते हैं इसको, प्लस में V को हम लोग पेस्ट करते हैं जो कॉपी किए रहते हैं। और साथ साथ में इसको कंट्रोल प्लस में X से क्या करते हैं हम लोग, कट करते हैं। और क्लोज किस में करते हैं, तो कंट्रोल प्लस में W से क्लोज करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे दिया गया है कि किसी कंप्यूटर की गति मापने की इकाई क्या है? तो किसी कंप्यूटर की गति को मापने की इकाई जो होता है ना, वो हर्ट्ज में मापते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ना करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि MS एक्सेल में वर्कबुक क्या होता है? तो वर्कबुक जो होता है ना, ये सीटों का समूह होता है। देखिए एक वर्कबुक में कई सारे सीट होते हैं ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं, ठीक है। आगे आ जाए अगले क्वेश्चन में है कि कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी किसे कहा जाता है? अस्थायी है, अस्थायी मतलब कि जो परमानेंट नहीं है, उसे हम लोग कहते हैं रोम कहते हैं, यानी कि रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। आगे है कि IP एड्रेस किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो IP एड्रेस होता है ना, ये कंप्यूटर की पहचान है, ठीक है ना। कंप्यूटर की पहचानने के लिए हम लोग IP एड्रेस का यूज़ करते हैं। आगे है कि Ctrl+S, अब देखिए मैं बताऊंगा नहीं आपको, जितना सारा इसमें है ना Ctrl+S इसमें ऑप्शन में दिया गया है ना, आप इसका आप लोग कमेंट कीजिएगा। 43 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने इसी क्लास में बता दिया है आपको। आगे है कि एक बाइट में कितने बीट होते हैं? एक बाइट में जो होता है ना, वो 8 बीट होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में है कि विश्व की पहली प्रोग्रामर महिला कौन थी? तो विश्व का पहली प्रोग्रामर महिला जो थी ना, ये थी एडा लवलेस थी। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाता है। ये पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि भूलने की संभावना इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। देखिए जब भी मैं क्वेश्चन बताता हूँ, आप लोग उसका आंसर पहले कीजिएगा। जहाँ लगे वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को ज़रूर पॉज कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है ना, ये आपका 2014 में शुरू किया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर 28 अगस्त को शुरू किया गया था। देखिए 28 अगस्त को 2014 को शुरू किया गया था। कि 15 अगस्त को लाल किला के चीर से ही उन्होंने बताया था हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ठीक है ना। तो 2014 में ही 28 अगस्त को लागू हो चुका था, ठीक है ना। चलिए आगे है कि मनरेगा योजना ग्रामीण परिवारों को कितने दिनों का रोज़गार की गारंटी देता है? तो मनरेगा योजना में आप लोग जानते हैं कि 100 दिनों का रोज़गार गारंटी दिया जाता है। आगे है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उसमें गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन दिया जाता है। आगे है कि बिहार जीविका कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? उसमें क्या है कि ग्रामीण महिलाओं को रोज़गार से जोड़ना। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये जो है आपका प्राकृतिक आपदाओं से फसल हानि की भरपाई। प्राकृतिक आपदा यानी कि जो ऑटोमेटिक जो वर्षा हो, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, कोई कीट से हो, ठीक है ना, उसमें उनको सहायता दिया जाता है इस बीमा के अंतर्गत, अगर वो कराए रहते हैं किसान तब। आगे है कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? तो स्वच्छ भारत मिशन जो शुरू किया गया था आपका, ये 2014 में शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन में है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू किया गया था? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है साल 2000 में स्टार्ट किया गया था। आगे है कि जीविका योजना का संचालन किसके सहयोग से किया जा रहा है? तो जीविका योजना का जो संचालन है ये विश्व बैंक के, ठीक है, हेल्प से, ये सहयोग से उनके द्वारा चलाया जा रहा है। आगे है कि आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या है कि अभी जो उसमें जो किया गया था, गरीबों को 5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य सेवा उसमें उसको दिया जाता है। आगे है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य है युवाओं को प्रशिक्षण व रोजगार देना, इनका मेन मकसद है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किससे संबंधित है? तो मातृ वंदना योजना जो है ना, ये गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण सहायता है, जिसमें कि 5000 रुपया की राशि उनको सहायता किया जाता है उन महिलाओं को। आगे है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुरुआत कब हुआ था? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुरुआत हुआ था साल 2015 में हुआ था।
अटल पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है? तो अटल पेंशन योजना का उद्देश्य जो है ना, ये ऑप्शन में देख लीजिएगा आराम से आप लोग। इसका आंसर है असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन सुविधा देना। इसमें कुछ कुछ पैसा जमा किया जाता है पर मंथ, उनको 60 साल के बाद उनको पेंशन दिया जाता है। आगे है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का जो मुख्य लक्ष्य है यह है युवाओं को स्वरोजगार हेतु कौशल प्रशिक्षण देना। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। वन नेशन वन कार्ड योजना कब शुरू किया गया था? ये साल 2020 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में है आपका कि स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? स्टैंड अप इंडिया योजना का जो उद्देश्य है, ऑप्शन को आप लोग आराम से पढ़िएगा, ठीक है ना। जो SC ST महिलाओं को उद्यमिता के हेतु लोन देना। ठीक है, SC ST में जो भी आते हैं साथ साथ में महिलाओं को उसमें ऋण दिया जाता है ताकि अपना कोई जो है अपना स्टार्ट कर सके कोई बिजनेस। ठीक है, आगे है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत परिवारों को अधिकतम कितने रुपए तक का बीमा मिलता है? इसमें अधिकतम जो है ना 5 लाख तक का इसमें बीमा मिलता है। ठीक है, आगे है प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान का उद्देश्य क्या है? यानी कि PMG दिशा आपने सुना होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान, इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को डिजिटल साक्षर बनाना है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे है कि स्वच्छ भारत मिशन शुभारंभ कब हुआ था? देखिए, इसके लिए मैंने आपको आंसर बता दिया है इसी क्लास में। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, आप लोग 65 का आंसर कमेंट में कीजिएगा। ठीक है ना, अभी क्लास देखे हैं तो अभी आप कमेंट कर सकते हैं। आगे है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना किससे जुड़ा हुआ है? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है ना, गरीबों को शहरी व ग्रामीण आजीविका यानी कि क्या है कि उसके अंतर्गत इसको देखा जाता है। आगे है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत वार्षिक प्रीमियम कितना लगता है? जिसमें कि 2 लाख रुपए तक का जो है इसमें रिस्क कवर किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर हो जाएगा 436 रुपया। आगे है कि राष्ट्रीय पोषण अभियान कब शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय पोषण अभियान जो है ना साल 2018 में स्टार्ट किया गया था भारत सरकार के द्वारा। आगे है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का नारा क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का नारा है प्रति बूंद अधिक फसल। ऑप्शन नंबर आपका बी है। ये भूलने वाला आपका क्वेश्चन है, इसको आप लोग ज़रूर रिवीजन करिएगा आप लोग। आगे है कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किस वर्ग के लिए है? ये वृद्ध नागरिकों के लिए है, 60 साल के बाद के लिए उनको है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। अब देखिए 70 क्वेश्चन मैंने कराया है ना, 1 मिनट के लिए रुक लीजिएगा आप लोग। 70 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है जेन्युइनली कमेंट करिएगा, जितना बनाया है उतना ही कीजिएगा। ठीक है, और क्लास अच्छा लगा है ना तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ में वीर पथ का एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पर आप लोग जीविका के लिए यानी बिहार जीविका एग्जाम के लिए टेस्ट अभी जाकर लगाइए। अभी जो है मात्र 125 रुपये में जो है ना आपका बेस्ट टेस्ट मिलेगा आपको, और भी जो कुछ कमी रहेगा मैं सारा इसी में डाल दूंगा, इसके लिए आपको अलग से पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से का फिर से जय हिंद जय भारत।